दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते तो सबसे पहला सवाल लोगों के मन में यही आता है कि यार इसमें तो बहुत रिस्क है। इसमें पैसा कमाना तो दूर, हम इसमें गवा भी सकते हैं क्योंकि आज मार्केट अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर कल ये बुरा करने लगेगा और मार्केट क्रैश होता है तो हमारा पूरा पैसा डूब सकता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग इसमें सीरियसली इन्वेस्ट भी नहीं करते। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये स्टॉक मार्केट कितना रिस्की है और जो अच्छी कंपनीज होती है वो लॉन्ग टर्म में परफॉर्म कैसे करती है। क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी का एग्जांपल लेंगे जो पिछले 100 सालों से ग्रो होती आ रही है और चांसेस है कि आने वाले 100 साल में भी ये इसी तरह ग्रो होती रहेगी। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये एक स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आपको हर एक इन्वेस्टमेंट अपनी खुद की रिसर्च से करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक सिंपल कंपनी का एग्जाम्पल लेता हूँ जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा। इसका नाम है कोका कोला। इसके बारे में मैंने अपने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे कुछ कंपनीज बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट या एफडी से ज्यादा स्टेबल और स्ट्रांग होती है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है उस टाइप की कंपनी का, क्योंकि ये कंपनी 1983 से कंटिन्यूसली अपना डिविडेंड पे करती आ रही है। और जिस हिसाब से ये कंपनी रन हो रही है तो चांसेस है कि ये आने वाले 100 साल के बाद भी इसी तरह ग्रो होते हुए डिविडेंड्स पे करती रहेगी। अब दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। वॉरेन बफे और चार्ली मंगर ने अपने इन्वेस्टिंग के करियर में सबसे पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट इसी कंपनी में किया था। उन्होंने 1988 से लेकर 1990 तक पूरे 3 साल सिर्फ इस एक कंपनी में अपना पूरा कैपिटल इन्वेस्ट किया था, जो उस टाइम उनका आधा पोर्टफोलियो था। और ये कंपनी उस टाइम पे ऑलरेडी 70 साल पुरानी थी। तो ऐसा नहीं है कि ये एक हॉट आईपीओ या कोई न्यू फास्ट ग्रोइंग सेक्टर की थी। एकेडमिक फाइनेंस की नजरों से ये एक घिसी पिटी ओल्ड और मैच्योर्ड कंपनी थी, लेकिन फिर भी वॉरेन बफे ने इसमें इन्वेस्ट किया और फिर इसके बाद उन्होंने इस कंपनी के आज तक एक भी शेयर सेल नहीं किए। और चांसेस है कि इन दोनों के जाने के बाद भी जो बर्कशायर हैथवे का दूसरा मैनेजर होगा वो भी इस कंपनी के शेयर को कभी सेल करेगा ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कंपनी ऐसा करती क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर काफी सिंपल है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन सेंस है। क्योंकि एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्वेस्टिंग में कॉमन सेंस की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, जो सब में होता है लेकिन उसे यूज कोई नहीं करता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी बात कहूंगा ये पूरी कॉमन सेंस वाली होगी, जो एक 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी समझ आएगी। तो दोस्तों, इसमें इन्वेस्ट करने से पहले वॉरेन बफे और चार्ली मंगर ने कोका कोला की आईपीओ से लेके यानी 1919 से 1988 तक की सारी एनुअल रिपोर्ट्स रीड की थी और उसके रिलेटेड जितने भी न्यूज आर्टिकल थे वो भी इन्होंने रीड किए थे। मतलब इन लोगों ने 70 ईयर्स की हिस्ट्री को डिटेल में एनालाइज किया और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें नोटिस की। सबसे पहली तो ये कि 1919 से लेकर 1988 तक कोका कोला ने जितनी भी बॉटल सेल की थी वो हर साल कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी। मतलब लास्ट ईयर जितनी बॉटल सेल हुई थी तो इस साल उससे ज्यादा ही सेल होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस पीरियड में 2 बहुत बड़े और डेंजरस इवेंट्स भी हुए थे। सबसे पहला 1929 से लेकर 1934 के बीच का ग्रेट डिप्रेशन, और ये यूएस की हिस्ट्री का सबसे बुरा टाइम माना जाता है, जिसमें स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली 5 साल तक नीचे जा रहा था और मेजोरिटी लोगों के पास जॉब्स नहीं थे, चारों तरफ डर का माहौल था। और दूसरा इवेंट था वर्ल्ड वॉर 2, जो मॉडर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी वॉर मानी जाती है, क्योंकि ऐसे टाइम पे भी बहुत लोगों के बिजनेस और जॉब्स बंद होते। और दोस्तों, इसके अलावा ये पीरियड में और बहुत सारे सीरियस मार्केट क्रैश और बेयर मार्केट थे, लेकिन फिर भी इन सब चीजों से कोका कोला को कुछ खास फर्क पड़ा ही नहीं। वो अपने सेल्स इंक्रीज कर रही थी और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इंक्रीज करके पे कर रही थी। तो डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर के टाइम इस कंपनी का शेयर प्राइस गिरा जरूर होगा, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स अपनी जगह पे स्ट्रांग थे। तो ये पहली चीज इस कंपनी में इन लोगों ने ये नोटिस की कि फ्यूचर में लोग ज्यादा कमाएंगे भी और ज्यादा पार्टीज भी करेंगे, और फ्यूचर में वॉर्स और डिप्रेशन भी कम होने चाहिए। तो जैसे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप होगी तो वहाँ के लोगों का इनकम भी बढ़ेगा और वो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते कि आप इंडिया से यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। तो यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक यूएस स्टॉक अकाउंट ओपन करना होगा। पहले ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड था और आपको काफी सारे चार्जेस पे करने पड़ते थे, लेकिन IND मनी आपके साथ ये बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों, जिस तरह से अमेरिकन स्टॉक्स के रिटर्न्स रहे, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए ऐसी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए अमेजिंग रिटर्न्स जनरेट कर सकती है। तो IND मनी ऐप पे आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग फी और मेंटेनेंस फी चार्ज नहीं होती है, और स्टॉक्स को बाय और सेल करने पे भी कोई कमीशन नहीं लगता है, और यहाँ पे कोई पेपर वर्क की भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों, आपको यूएस स्टॉक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए भी कोई भी फिक्स्ड फी चार्ज नहीं होती है। आप यहाँ पे 4,500 स्टॉक्स की लिस्ट में से किसी को पिक कर सकते हो उनके परफॉर्मेंस को देख के, और कुछ ही मिनटों में अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और क्योंकि यहाँ पे आप फ्रैक्शनल शेयर्स बाय कर सकते हो, तो ये हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे 10-20 हज़ार रुपए से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। तो अगर आपको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है
तो इस ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि वहाँ की कंपनी सिर्फ यूएस में बिजनेस नहीं करती है। इंडियन कंपनीज जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, एयरटेल या डीमार्ट, ये सब कंपनीज सिर्फ इंडिया में ही बिजनेस करती है। तो अगर किसी वजह से इंडियन इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो सारी इंडियन कंपनीज का परफॉर्मेंस बुरा होगा, जिससे इनके स्टॉक प्राइस को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन यूएस की बहुत सारी कंपनीज पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करती है। जैसे हम इसी कोका कोला कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं तो ये कंपनी सिर्फ 2 ही कंट्री में बिजनेस नहीं करती है यूएस की लीगल रेगुलेशन की वजह से, और मेजॉरिटी कंट्री में तो इनके ब्रांड्स वहाँ के मार्केट लीडर है। जैसे इंडिया में हम कोका कोला नहीं पीते, तो इससे इस कंपनी को कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे तो आप देख सकते हो हम इंडियंस स्प्राइट सबसे ज़्यादा पीते हैं, और ये स्प्राइट कोका कोला का ही ब्रांड है। और सेकंड प्रेफरेंस हम इंडियंस का थम्स अप है, और ये भी कोका कोला का ही ब्रांड है। फिर थर्ड प्रेफरेंस हम इंडियंस का पेप्सी है, जो इनके कॉम्पिटिटर्स का मेन ब्रांड है। और फोर्थ प्रेफरेंस हम इंडियंस का लिम्का है, और ये भी कोका कोला का ही ब्रांड है। और दोस्तों मैंगो फ्लेवर में हम सबसे ज़्यादा माजा पीते हैं, और ये भी कोका कोला का ही ब्रांड है। और इसी तरह इन्होंने ऐसे हर एक कंट्री के लिए अलग अलग ब्रांड्स लॉन्च किए जो वो कंट्री के लोग प्रीफर करते हैं। जैसे फैंटा, जो कोका कोला कंपनी का ही ब्रांड है, सिर्फ इस फैंटा के ही 100 से भी ज़्यादा फ्लेवर्स मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि जापान में और कुछ एशियन कंट्रीज में लोगों को ऐसी वैरायटी पसंद है। तो ये कंपनी इस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस कैसे कर पाती है, इस चीज़ को भी हम थोड़ी देर में डिटेल में समझने वाले हैं। तो इसीलिए ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट किसी एक कंट्री की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। इंडिया में अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई पॉलिटिकल इशू या कोई स्लो डाउन, और अगर आपके पोर्टफोलियो में सब इंडियन स्टॉक्स ही है, तो आपको थोड़ा टेंशन लेना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अब दोस्तों फिलहाल ये कंपनी 3% का डिविडेंड दे रही है, और इंडिया के एफडी से आपको फिलहाल मैक्सिमम 5 से 6% का इंटरेस्ट मिलता है, जिसमें आपका ओरिजिनल कैपिटल भी ग्रो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आपको डिविडेंड के अलावा कैपिटल भी ग्रो होकर मिलता है। और अगर आप कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो आपको वहाँ पे भी 3% के आसपास का रेंट मिलता है, जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन यूएस स्टॉक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये डिविडेंड आपको डॉलर में मिलता है, तो इंडियन रुपीस के हिसाब से आप और भी ज़्यादा अर्न करते हो। जैसे अगर ये कंपनी ने 2001 में $0.2 पर शेयर का डिविडेंड पे किया, और अभी 2021 में इन्होंने $1.65 पर शेयर का डिविडेंड पे किया, तो ये यूएस इन्वेस्टर के लिए 11% का डिविडेंड ग्रोथ रेट हुआ। लेकिन इंडियन इन्वेस्टर के लिए आप इसमें 3-4% एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, क्योंकि इन 20 सालों में यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ी है। जैसे $0.2 मतलब वो टाइम पे इंडियन रुपीस के हिसाब से ये ऑलमोस्ट ₹10 पर शेयर का डिविडेंड हुआ, क्योंकि $1 वो टाइम पे 45 से 50 रुपीज़ के आसपास होता था। लेकिन अभी $1 ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ का है, तो $1.65 इंटू 75 रुपीज़ 123 रुपीज़ होता है। तो ये 10 रुपीज़ से 123 रुपीज़ का ग्रोथ ऑलमोस्ट 13 से 14% का रेट होता है। तो इतना ग्रोथ रेट यहाँ पे इंडिया के म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक प्राइस से लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये एक बोरिंग कंपनी, एकदम घिसी पिटी कंपनी, इस रेट से आपको कंटिन्यूस काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल इनकम ग्रोथ दे रही है स्टॉक प्राइस के अलावा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कंपनी इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हुए और ज़्यादा डिविडेंड्स पे करते हुए ग्रो कैसे हो रही है? क्योंकि जब भी कोई कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो वहाँ कॉम्पिटिशन जल्दी आता है और प्रॉफिट्स कम होते हैं। तो ये कंपनी ने पिछले 100 सालों से ऐसा स्पेशल किया क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कंपनी अपनी फैक्ट्री से ये पूरे बॉटल को मैन्युफैक्चर करके और इसे फिल करके शॉप्स तक डिलीवर नहीं करती है। ये कंपनी एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस मॉडल यूज़ करती है, क्योंकि काफ़ी सालों पहले जब ये ऐसी पूरी बॉटल्स फैक्ट्री से डिलीवर करती थी तो इनके मैनेजमेंट ने दिमाग लगाया कि हम पानी को शिप करने का इतना कॉस्ट ले ही क्यों रहे, क्योंकि पानी तो हर जगह मिलता है। तो इसीलिए इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को थोड़ा इफिशिएंट बनाया। तो सबसे पहले इन्होंने ये बॉटल्स को मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी को दिया, और ये सिर्फ ऐसे सिरप की डिलीवरी करने लगी। और इन्होंने अपने सारे वेंडर्स को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि कितनी क्वांटिटी में उन्हें पानी मिलाना है, और अपने 1-2 एम्प्लॉयज़ को भेज दिया इंस्पेक्शन करने के लिए। फिर कुछ सालों बाद कंपनी ने और दिमाग लगाया कि हम शुगर को भी सप्लाई क्यों कर रहे हैं, और इन्होंने इसे भी माइनस कर दिया। तो फिलहाल ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिरप बना के छोटी सी वैन में उसे सब लोकेशंस तक सेफली पहुंचाती है। तो ये कंपनी का कॉस्ट भी बहुत कम है और इनको प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये कंपनी सेल करती ही क्या है? ये सिर्फ कलर्ड वाटर बेचती है, जिसमें थोड़ा सा शुगर और सोडा होता है, और उस पानी और शुगर को भी इन्होंने आउटसोर्स कर दिया है। जैसे अगर आप मैकडोनल्ड में जाके कोक या कोक फ्लोट ऑर्डर करते हो तो पानी, शुगर और सोडा मैकडोनल्ड का होता है, और सिर्फ वो फ्लेवर कोका कोला का होगा, जिसका इन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है। तो इसीलिए इनको कोई भी खास एक्सपेंडिचर करना पड़ता ही नहीं है। तो जितना प्रॉफिट ये कमाती है
उसका 75% ये अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। फिर दोस्तों अगर कोई दूसरी कंपनी इनसे कंपटीशन करना भी चाहेगी तो लोग किसी नए ब्रांड के कोक को पिएंगे ही क्यों? क्योंकि ये कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करती है और अपने ब्रांड्स के लिए ये हमेशा कोई यंग और एनर्जेटिक सेलिब्रिटी यूज़ करती है, जिससे इनका ब्रांड हमेशा यंग लगता है और ज़्यादा डिज़ायरेबल भी होता है। तो इस कंपनी का ये यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब पावरफुल ब्रांड्स, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कैश और मैनेजमेंट का फोकस इनका मोट है, यानी कंपटीशन से बचने का पावर, जिसको इतनी आसानी से कोई ब्रेक नहीं कर सकता। और अगर कोई करने की कोशिश भी करेगा तो वो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा नहीं। तो ये कंपनी अपने पूरे फोकस और बहुत सारे पैसों के साथ लड़ेगी और अपनी लीडरशिप पोजीशन मेंटेन करके रखेगी। तो इसीलिए दोस्तों फाइनली मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे 25 लाख या 50 लाख, तब जाके आपको 3% तक का रेंट मिलता है, जो लोगों का सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होता है। और अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो बहुत लोग लोन लेते और अपनी घर की कीमत पे बहुत सारा इंटरेस्ट पे करते, जिससे उनका इन्वेस्टमेंट कुछ खास प्रॉफिटेबल होता ही नहीं है। इसको हम फ्यूचर वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं कंपाउंडिंग के नेगेटिव पावर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इसीलिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे छोटा छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो और वो छोटा अमाउंट भी ग्रो होता रहेगा और आपको उस पर डिविडेंड भी मिलता रहेगा, जिसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। और यूएस स्टॉक में आपको फ्रैक्शनल शेयर्स बाय करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप महंगे स्टॉक्स में भी छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। कोका कोला कंपनी का तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया था एजुकेशनल पर्पस के लिए, लेकिन यूएस में और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनमें यही सब क्वालिटीज है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं फ्यूचर वीडियोस में कौन से स्टॉक पे रिसर्च करूं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते तो लोग किसी बिजनेस पे इतना ज़्यादा रिसर्च करते ही नहीं है और कोई भी लॉन्ग टर्म सोचता ही नहीं है। लोग हर महीने कुछ नया खरीद के बेचने की सोचते और इसीलिए वो बिजनेस की जगह पे स्टॉक मार्केट पे और स्टॉक के प्राइस पे फोकस करते और बहुत सारे आलतू फालतू स्टॉक्स खरीद लेते। इसीलिए एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा अमीर बनने के लिए ज़्यादा स्टॉक की टिप्स नहीं बल्कि ज़्यादा नॉलेज और विजडम की ज़रूरत है, जो आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे वीडियोस मिस ना हो जाए। डिस्क्रिप्शन की लिंक से IND मनी ऐप डाउनलोड करिए और अपना यूएस स्टॉक अकाउंट ओपन करिए, क्योंकि दोस्तों जब हम यूएस के इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते तो हम इन कंपनीज के स्टॉक को क्यों ना परचेस करें। IND मनी ऐप को 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियंस यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। और दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।